अब नेक्स्ट सीन में पूरी क्लास शांत हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई खुशी का माहौल था ही नहीं। साकू अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये नोट यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी बीच में ओसामी आता है और पूछता है, अबे क्या चल रहा है इधर, तुम दोनों अचानक इतने सीरियस क्यों हो गए। फिर अयातो नीचे झुकता है रेंतारो की बुक उठाने के लिए और फिर उसकी नजर पड़ती है उस नोट पे जिस पे लिखा होता है वोगरी का नाम। वो फौरन पूछता है, ये वोगरी कौन है। इतना सुनते ही रेंतारो उसके पास तेजी से भागता है और उसके हाथ से वो बुक छीन लेता है। इस वक्त वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था, इतना कि ये देखकर खुद अयातो भी डर जाता है, जबकि वो उसका काफी पुराना दोस्त था। उसे समझ नहीं आता कि रेंतारो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है और यही बात खुद रेंतारो को भी धीरे धीरे रियलाइज होने लगती है। लेकिन इससे पहले वो कुछ और बोले या माफी मांगने साकू अगला सवाल पूछ लेता है। वो पूछता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वोगरी वही लड़की है ना जो तुझे लाइब्रेरी में मिली थी, लेकिन उस दिन तो तूने कहा था कि वो तुझसे अनजाने में टकरा गई थी और तू बस उसे माफी मांगना चाहता था इसलिए बात की थी, तो फिर उसकी नोट तेरे पास क्या कर रही है। अब पीछे से ओसामी बोल पड़ता है, क्या वही लड़की जो हाई स्कूल से थी, सिल्वर बालों वाली, क्योंकि मुझे याद है कि कोई उसे वोगरी बुला रहा था, तो उसका मतलब ये नोट उसी की है, लेकिन फिर ये तेरे पास क्या कर रही है बे। और बाकी बच्चे अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे, उन्हें बस इतना एहसास हो गया था कि ये मामला इस बार हल्का नहीं है, सच में काफी सीरियस मामला है ये। साकू फिर कहता है, अब तू चुप क्यों हो गया, कुछ बोलेगा नहीं पहले की तरह। लेकिन इस बार रेंतारो साफ मना कर देता है और वो कहता है, ये बात मैं तुम लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहता। इस बार रेंतारो को छुपा नहीं रहा था, उसने सीधा साफ साफ कह दिया था कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं कहना, और ये पहली बार था जब रेंतारो ने इतना ब्लंटली कुछ बोला था। साकू तो एक पल के लिए रुक ही गया था, उसे यकीन नहीं होता कि रेंतारो ने ऐसी बात उसके मुंह पे कह दी। और इससे पहले की बात और ज्यादा बढ़ती, बीच में टीचर क्लास में आ जाते हैं और वो गुस्से में बोलते हैं, क्या चल रहा है इधर, तुम दोनों पास क्या हो गए, पूरी क्लास तुमने सर पे उठा रखी है, किसने कहा था कि तुम्हें फाइट करो, देखो पूरी क्लास की क्या हालत बना दी है तुम लोगों ने। अब सब लोग मिलकर क्लास साफ करेंगे अभी, और अभी कुछ देर पहले यहाँ पर कितनी हंसी मजाक का माहौल था और अब देखो अब क्या हो गया। थोड़ा माहौल हल्का करने के लिए ओसामी मुस्कुराते हुए कहता है, चलो साकू अब छोड़ भी दो यार, अगर वो नहीं बताना चाहता तो मत बताए, और वैसे भी अभी हमें झाड़ू पोछा लगाना है क्लास के अंदर, चल देखते हैं सबसे पहले कौन क्लास साफ करता है, तू या मैं। साकू तो वैसे बिल्कुल मूड में नहीं था और वो सीधा मना कर देता है कि मैं तो कुछ नहीं करने वाला, पर ओसामी बिना सुने जबरदस्ती उसे खींच कर ले जाता है और दोनों के जाते ही क्लास थोड़ी शांत हो जाती है। अब रेंतारो धीरे से अयातो की तरफ देखता है और शर्मिंदा होकर बोलता है, सॉरी अयातो, मेरा मकसद तुम्हें डराने का नहीं था, मुझे नहीं पता क्या हो गया था मुझे और मैं अचानक वो बुक तुम्हारे हाथ से छीन ली। लेकिन अयातो मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे यार ये तो बहुत छोटी सी बात थी, इसके लिए माफी क्या मांगना। और सच कहूँ तो अयातो और ओसामी को इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, पर साकू वो अभी अंदर से बिल्कुल खुश नहीं होता, कुछ तो बात उससे अंदर से खाए जा रही होती है। अब रेंतारो अपने घर जाकर सोच रहा होता है कि उसने किस तरह सब कुछ बिगाड़ दिया। वो सोचता है कि आखिर उसने वो नोट पहले क्यों नहीं देखा, अगर वो नोट पहले वो देख लेता तो वो वहाँ से हटा देता। अब उसके दिमाग में बार बार वही नोट घूम रहा था। उसे याद आता है कि वोगरी ने कितनी मेहनत की थी उसके लिए, सिर्फ इसलिए ताकि वो पास हो सके, और उसने उसे एक मैसेज तक नहीं किया। तब इसे शिफ्ट होता है वोगरी की तरफ जो अपने रूम में आराम से पढ़ाई कर रही थी। तभी अचानक उसके फोन में रेंतारो का मैसेज आता है। रेंतारो उसे बताता है कि वो पास हो चुका है और ये सुनकर वोगरी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो तुरंत रिप्लाई करती है कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, मुझे तुम पर पूरा यकीन था कि तुम अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। और फिर वो एक मैसेज करती है कि अब तो तुम फाइनली स्पोर्ट्स फेस्टिवल में जा सकते हो, तुम जाओगे ना। लेकिन ये पढ़ते ही रेंतारो के चेहरे से स्माइल चली जाती है। वो सोचने लगता है कि किस तरह वोगरी इस बात को लेकर कितनी ज्यादा एक्साइटेड थी। वो सिर्फ उसके बारे में सुनना नहीं चाहती थी, अंदर ही अंदर वो चाहती थी कि रेंतारो उसे खुद इनवाइट करे, और शायद रेंतारो करता भी। लेकिन तभी उसके दिमाग में चलने लगती हैं सुबारू की वो बातें, अगर हाई स्कूल वालों ने रेंतारो और वोगरी को एक साथ देख लिया तो इससे रेंतारो को तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, पर वोगरी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, क्योंकि वहाँ के टीचर्स चिदोरी हाई स्कूल के स्टूडेंट से काफी ज्यादा नफरत करते हैं, इतनी कि वोगरी की स्कॉलरशिप तक कैंसिल हो सकती है। रेंतारो के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है और उसे समझ नहीं आता कि वोगरी को वो क्या रिप्लाई करे। आखिरकार वो उसे कुछ भी रिप्लाई नहीं करता। वोगरी नोटिस करती है कि रेंतारो ने उसका मैसेज तो रीड कर लिया पर वो रिप्लाई नहीं कर रहा। हालांकि वो इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती, बल्कि वो अपने सपनों की दुनिया में खो जाती है। वो सोचती है कि आखिर रेंतारो कौन सा स्पोर्ट्स खेलेगा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, जो भी हो, काश मैं उसे खेलते हुए देख सकूं। अब तो वो सब कुछ भूलकर बस रेंतारो के बारे में सोचने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ माहौल कुछ और ही था। वहाँ ओसामी बहुत ही ज्यादा परेशान था, क्योंकि अब रेंतारो और साको दोनों ही मुंह फुलाकर बैठे थे, और ये कोई अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि स्पोर्ट्स फेस्टिवल तो अब बस 3 दिन दूर है, और अगर टीम के मेंबर आपस में लड़ते रहेंगे तो भला ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल कैसे जीतेंगे। तभी अयातो बोलता है, अब तुम्हारी बारी है उनकी दोस्ती करवाने की। ओसामी थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, ये क्या बोल रहा है तू, मैं ये सब कैसे करूंगा। अयातो उसे याद दिलाते हुए कहता है, तू भूल गया क्या, जब तेरी और साकू की लड़ाई हुई थी तब तुम्हारी दोस्ती रेंतारो ने ही करवाई थी ना। तो अब जब रेंतारो और साकू की लड़ाई हो गई है तो उनकी दोस्ती करवाना तेरी जिम्मेदारी बनती है। ये सुनकर ओसामी के अंदर जोश आ जाता है और वो ठान लेता है कि चाहे जो भी हो जाए वो उन दोनों की दोस्ती वापस करवा कर ही मानेगा। वो पूरे जोश के साथ उनके पास जाता है और कहता है, देखो बस 3 दिन बचे हैं स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए, तो क्यों ना हम सब मिलकर बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करें। लेकिन दोनों रेंतारो और साकू उसके सामने साफ साफ मना कर देते हैं। ये सुनते ही ओसामी का दिल टूट जाता है। वो मायूस होकर बोलता है, क्या मैंने इतने दिन मेहनत सिर्फ इसलिए की थी, पास होने के लिए इतनी जान मारी, अब ये लोग
लोग ऐसा ड्रामा कर रहे हैं। मैं तो बस चाहता था कि हम सब मिलकर स्पोर्ट्स फेस्टिवल एंजॉय करें, पर इन दोनों को तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। तभी आयातो बोलता है, अरे तुम तो बहुत ही जल्दी हार मान रहे हो, तुम्हें और भी कोशिश करनी चाहिए उनकी दोस्ती करवाने के लिए। उसके बाद ओसामी कुछ कहने वाला होता है कि तभी रेंतारो उठता है और वहाँ से चला जाता है और वो बस इतना बोलता है, मुझे कुछ जरूरी काम है, और फिर वो बिना किसी की तरफ देखे वहाँ से निकल लेता है। इसके बाद साकू अकेला अपने घर की ओर जा रहा होता है, काफी शांत और कुछ सोचता हुआ। लेकिन तभी पीछे से अचानक आयातो और ओसामी उसे पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं, अबे तू अकेला अकेला कहाँ भाग रहा है, क्या तू हमारे लिए 2 मिनट रुक भी नहीं सकता था? ये सुन के साकू जवाब देता है, मेरा मूड अच्छा नहीं है आज, मैं बस अकेला घर जाना चाहता था। आयातो उसे छेड़ते हुए कहता है, कहीं तो इस बात से तो नाराज नहीं है कि रेंतारो किसी हाई स्कूल वाली लड़की से बात कर रहा है? यार ये तो इतनी बड़ी बात भी नहीं है, तू इसे इतना सीरियसली क्यों ले रहा है? तभी साकू रुक जाता है और वो पीछे मुड़कर कहता है, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, मैं इसलिए अपसेट हूँ क्योंकि रेंतारो हम पर पूरी तरह ट्रस्ट नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे हम उसके दोस्त ही नहीं हैं। अगर वो हमें अपना दोस्त मानता तो वो ये बात हमसे छुपाता नहीं। उसके बाद वो फिर से कहता है, मैं सिर्फ एक दोस्त के तौर पर उसकी मदद करना चाहता हूँ, पर ऐसा लगता है जैसे हमारे बीच एक दीवार खड़ी है और वो चाहता ही नहीं कि हम उसकी दुनिया का एक हिस्सा बने। लेकिन ओसामी पूरे कॉन्फिडेंट के साथ बोलता है, अरे ऐसा नहीं है यार, तू गलत सोच रहा है, रेंतारो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ वो देखने में थोड़ा खतरनाक लगता है, बात भी कम करता है, पर हम सब जानते हैं कि उसका दिल कितना ज्यादा साफ है। वो कभी किसी का भी बुरा नहीं सोचता, खासकर अपने दोस्तों का तो बिल्कुल नहीं। और अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ कि वो रेंतारो ही था जिसकी वजह से हम दोनों आज बात कर पा रहे हैं। उसने मुझे समझाया था कि ऐसे लड़ाई झगड़े का कोई फायदा नहीं है, रेंतारो अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता है। और तभी आयातो भी सिर हिलाते हुए ओसामी की बात से सहमत होता है और आगे बोलता है कि अगर तुम ध्यान से सोचो तो आज पहली बार रेंतारो ने हमसे सच बोला है। ये सुन के साकू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है, मतलब ये कैसे अच्छी बात हुई कि उसने हमें कुछ बताया नहीं? आयातो उसे समझाता है कि अबे सोचना, रेंतारो पहले झूठ बोलता था, ऐसे दिखाता था जैसे सब ठीक है, जैसे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा, पर हम सब जानते थे कि उसके अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है और वो अपनी असली फीलिंग को कभी नहीं दिखाता था। लेकिन आज उसने पहली बार साफ साफ हमारे मुंह पे बोल दिया कि वो हमसे कुछ नहीं बताना चाहता। और ये बात भले ही कड़वी हो पर अब कम से कम वो ईमानदार तो है। ओसामी आगे कहता है, हमें उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो हमारा दोस्त है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे फोर्स करें कि वो अपनी लाइफ की हर पर्सनल बात हमसे शेयर करे। मैं तो बस इस बात से खुश हूँ कि इस बार उसने हमसे झूठ नहीं बोला, और वैसे भी आज नहीं तो कल वो हमें सब कुछ खुद ब खुद बता देगा, उसे थोड़ा टाइम तो दो। ये बातें सुनकर साकू भी कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है और उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और उसे लगने लगा था कि शायद ये दोनों सही कह रहे हैं। रेंतारो वो कोई ऐसा लड़का नहीं है जो दूसरों के लिए बुरा सोचे, कम से कम अपने दोस्तों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अब 3 दोस्त एक साथ चल पड़ते हैं, एक हल्की सी राहत और समझदारी के साथ, जैसे वो अब अपने दोस्त को समझने के लिए तैयार हैं, उसे स्पेस देने के लिए भी और उसका साथ निभाने के लिए भी। रेंतारो अभी रेस्टोरेंट के अंदर झाड़ू लगा ही रहा होता है, तभी उसकी मॉम पीछे से आती हैं और थोड़े शक भरी निगाह से पूछती हैं, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी तबीयत तो सही है? वो बिना रुके उसे ध्यान से देखती हैं और फिर बोलती हैं, मैं तुम्हें देखकर बता सकती हूँ कि कुछ तो गड़बड़ है, क्या तुम फिर से फेल हो गए हो? लेकिन रेंतारो बिना कोई रिएक्शन दिए बस धीरे से जवाब देता है, नहीं मैं इस बार पूरे सब्जेक्ट में पास हो गया हूँ। ये सुन के उसकी माँ हंसकर कहती है, अरे वाह क्या जोक मारा है तूने, बहुत फनी हो गया है तू। पर रेंतारो अचानक सीरियस होकर कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में पास हो गया हूँ, मैं पूरे दिल से कह रहा हूँ। अब उसकी मॉम थोड़ी हैरान हो जाती है और कहती हैं, मतलब तू सीरियस है? अगर तू पास हुआ है तो सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि तूने चीटिंग की है। मतलब भाई इसकी माँ को खुद ही नहीं विश्वास हो रहा होता कि इसका बेटा पास हो गया है, मतलब रेंतारो बहुत ही ज्यादा गंदा होगा पढ़ने में। खैर रेंतारो अब झल्ला कर बोलता है, मतलब आपको अपने बेटे पे इतना भी भरोसा नहीं है? मैंने कोई चीटिंग नहीं की है और मैं फिर से बोल रहा हूँ मैं सच में पास हो गया हूँ। उसकी माँ भी थोड़ा शक में होती है और पूछती है, अच्छा चल बता हाईएस्ट कितने आए हैं तेरे? रेंतारो सीधा जवाब देता है, 59। इतना सुनते ही उसकी माँ का शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है और वो मजाक में बोलती है, सच सच बता दे बेटा तू कौन है? मेरा बेटा तो इतना अच्छा स्कोर करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, कहीं तू कोई बहरूपिया तो नहीं है? ये सब बकवास सुनकर रेंतारो बस थका हुआ सा मुंह बनाकर चुप हो जाता है। लेकिन इससे पहले वो दोनों बात और भी ज्यादा आगे बढ़ाते हैं, शॉप का दरवाजा खुल जाता है और कोई अंदर आता है और वो होती है वोगरी। उसे देखकर रेंतारो तुरंत घबरा जाता है और वो वहीं छुप जाता है। वो नहीं चाहता कि वोगरी उसे देखे। वोगरी स्माइल के साथ बोलती है, सॉरी मैं बहुत ही ज्यादा लेट हो गई हूँ, क्या आपके पास कोई केक बचा है? रेंतारो की मम थोड़ा देखती है और फिर जवाब देती है, अब ज्यादा तो नहीं बचा है पर तुम्हारे लायक कुछ जरूर है, वैसे भी तुम्हें वीकेंड्स पे आना चाहिए, तब हमारे पास ढेर सारी वैरायटी रहती है। वोगरी हंसते हुए बोलती है, मैंने भी यही सोचा था पर मैं खुद को रोक नहीं पाई। वो फिर से कहती है, और वैसे भी मैं आज केक इसलिए खाने आई हूँ क्योंकि मैं खुद को एक रिवॉर्ड देना चाहती हूँ। इस बार मैंने एग्जाम्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है तो सोचा क्यों ना खुद को एक ट्रीट दे दूं। अब रेंतारो की मॉम भी एक्साइटेड हो जाती हैं और बोलती हैं, अरे वाह तुमने भी अच्छा परफॉर्म किया है, तो तुम और मेरा बेटा दोनों ही इस बार टॉप पर हो, मेरा बेटा भी इस बार पूरे एग्जाम्स में पास हो गया है। ये सुनकर रेंतारो का चेहरा उतर जाता है। वो फौरन अपनी माँ को रोकता है और बोलता है, प्लीज मॉम कुछ मत
बोलो, चुप रहो। लेकिन उसकी माँ उसका ऑर्डर नहीं मानती। वो सीधा रेंतारो को पकड़कर खींच लाती है और सीधा वोगुरी के सामने खड़ा कर देती है और कहती है, लो देखो, यही है मेरा होशियार बेटा, इस बार के एग्जाम्स में इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। ये देखकर वोगुरी तो एकदम शॉक में चली जाती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो सोचती है रेंतारो यहाँ, उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि रेंतारो यहाँ मिल जाएगा, और ऊपर से ये कब से सारी बातें सुन रहा था ये भी नहीं पता। वो चुपचाप कहती है, मैं कल के लिए तैयारी करने जा रही हूँ, तो तुम वोगुरी का ऑर्डर ले लो। वो जाते जाते मुस्कुरा कर वोगुरी से कहती है, बाय वोगुरी, और वहाँ से निकल लेती है। अब रेंतारो तो वहीं खड़ा हो जाता है और वो गुस्से में होता है और वो सोचता है, मॉम इस बार तो तुमने सच में मुझे फंसा ही दिया है। वोगुरी अब थोड़ा नॉर्मल होकर ऑर्डर देना शुरू करती है। फिर वो कहती है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं खुद ही चुन लेती हूँ कि मुझे कौन सा केक लेना है, आखिर आज का दिन थोड़ा खास है ना। जिसके बाद वो एक एक करके केक देख रही होती है, तभी अचानक से वो अपने दोनों हाथों को उठा लेती है। रेंतारो एकदम कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है, अचानक ये क्या हो गया। तभी वोगुरी हंसते हुए बोलती है, अरे मैं तो तुम्हें बस हाई फाइव देना चाहती थी, क्योंकि आज तुम भी तो एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स से पास हो गए हो ना, और अब तो तुम भी स्पोर्ट्स फेस्टिवल में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। स्पोर्ट्स फेस्टिवल, इतना सुनते ही रेंतारो को याद आ जाता है उसका और साकू का झगड़ा। उसे लगता है कि अब तो वैसे भी स्पोर्ट्स फेस्टिवल का प्लान खराब हो चुका है। वो उस बात को इग्नोर करता है और हल्के से मुस्कुरा कर वोगुरी को हाई फाइव देता है। तभी वोगुरी नोटिस करती है कि रेंतारो कुछ अजीब सा लग रहा है। वैसे तो जब भी वो उसके साथ होती है रेंतारो शायद ही कभी मुस्कुराता है, लेकिन इस बार तो कुछ ज्यादा ही टेंशन में था वो। उसके मन में आता है कि आखिर हुआ क्या है, इस बार तो ये पास भी हो गया है, फिर इतना टेंशन में क्यों है। जिसके बाद थोड़ी देर बाद वोगुरी अपना केक ले लेती है। फिर रेंतारो हल्के से कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ सकता हूँ। पर वोगुरी मुस्कुरा कर जवाब देती है, अरे नहीं नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो जो पहले हुआ था वो बस एक बार हुआ था, अब जरूरी थोड़ी है कि हर बार कोई मुझे परेशान करने आ जाए, और वैसे भी तुम्हें तो अपना रेस्टोरेंट संभालना है। अब वोगुरी को समझ नहीं आता कि वो रेंतारो को कैसे चीयर अप करे। वो कुछ उल्टी सीधी बातें करने लग जाती है कि क्या तुम्हें पता है, अगर तुम उदास हो तो तुम्हें बहुत सारा खाना खाना चाहिए, और मैं जब सुबह उठती हूँ ना तो मैं बहुत सारा ब्रेकफास्ट खा लेती हूँ ताकि मेरा दिन अच्छा बीते। फिर वो थोड़ा ब्लश करते हुए बोलती है, हालांकि ऐसा मैं हर खाने के साथ करती हूँ, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर, मैं तो बहुत ही ज्यादा खाना खाती हूँ। अब वोगुरी खुद भी कंफ्यूज हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो खुद क्या बोले जा रही है, पर फिर भी वो रुकती नहीं। वो फिर से कहती है, देखो जब हम ज्यादा खाना खाते हैं ना तो हमारा मूड अच्छा रहता है और हमारा दिन अच्छा बीतता है। और आखिरकार वो चुप हो जाती है, क्योंकि अब उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि मुझे तो इसे मोटिवेट करना था और मैं इसे खाने की लेक्चर देने लगी। वो थोड़ा एम्बेरस होकर कहती है, सॉरी मुझे लोगों को मोटिवेट करना नहीं आता। पर तभी रेंतारो हंसने लग जाता है, शायद ये सोचकर कि इसकी पूरी जिंदगी खाना खाने और खाना सोचने के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। यहाँ तक कि जब ये किसी को मोटिवेट करना चाहती हो तब भी। वोगुरी थोड़ा नाराज होकर बोलती है, अब क्या बोल दिया मैंने ऐसा जो तुम इस तरह हंस रहे हो। वो थोड़ी चिढ़कर बोलती है, पर रेंतारो तो अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहा होता, क्योंकि जिस तरह वो उसे मोटिवेट करने की कोशिश कर रही थी वो सच में बहुत ही ज्यादा फनी लग रहा था। लेकिन चाहे जैसा भी हो, वोगुरी उसे यूं दिल से हंसते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है, मैंने तुम्हें इस तरह खुल के हंसते हुए पहली बार देखा है, और उस पल में जैसे उसकी पूरी दुनिया फिर से रंगों से भर गई हो। फिर वोगुरी वहाँ से चली जाती है, लेकिन रेंतारो अभी उसी पल में अटका हुआ होता है और वो बार बार उसी बातों को याद कर रहा होता है। वो खुद से कहता है, आखिर उसके सामने मेरे साथ होता क्या है, मैं उसके सामने खुद को इतना फ्री क्यों महसूस करता हूँ। फिर उसे सुबारू की बात याद आती है जो उसने कहा था, मैं उस बात को पूरी तरह से नकार नहीं सकता। हाँ, शायद हमारे मिलने से वोगुरी को नुकसान हो सकता है, पर पता नहीं क्यों मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे दूर ना जाए। वो इतनी इनोसेंट है, इतनी जेंटल, उसे सिर्फ रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, और शायद मैं खुद भी नहीं जानता कि वो फीलिंग क्या है। उसी सोच में डूबा हुआ रेंतारो उस अनरिप्लाइड मैसेज को याद करता है। क्या वो कुछ सोच रही थी मेरे बारे में, शायद नाराज हो या फिर उसका मन उलझा हुआ था। वो सच में नहीं समझ पा रहा था कि क्या करें और क्या ना करें। अब सीन शिफ्ट होता है स्टेशन पर, जहाँ वोगुरी अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही होती है। वो खुद से कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इतने अचानक से मिल जाएंगे, हालांकि मैं दिल से यही विश कर रही थी कि कभी न कभी हमारी मुलाकात जरूर हो, पर फिर भी इतनी अचानक से मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी मुलाकात ऐसे हो जाएगी। अब उसके जहन में बस रेंतारो की वो मासूम सी स्माइल घूम रही होती है, वो हंसी जो उसने पहली बार देखी थी, उसका यूं खुलकर मुस्कुराना, और वो भी मेरी वजह से। पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वो सच में बहुत क्यूट है। वो हल्के से मुस्कुराती है, पर तभी उसकी वो मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है। उसकी नजर फिर से फोन की स्क्रीन पर जाती है, जहाँ रेंतारो का अभी तक कोई भी मैसेज नहीं आया था। उसका मन डगमगाने लगता है। वो खुद से कहती है, क्या वो मुझसे नाराज है या फिर मैंने कुछ गलत कह दिया, क्या वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। वो थोड़ा सा मायूस होकर सोचती है, शायद मुझे उससे ये बात क्लियरली कर लेनी चाहिए थी। लेकिन तभी अचानक उसके फोन में नोटिफिकेशन बजता है। वो झट से स्क्रीन देखती है, एक मैसेज। उसका चेहरा अचानक से शॉक में बदल जाता है, लेकिन हम सभी को ये नहीं दिखाया जाता कि वो मैसेज है क्या, या फिर वो मैसेज भेजा किसने। बस उसका हैरान चेहरा सब बयां कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें रेंतारो का घर दिखाया जाता है, जहाँ टेबल पर बहुत सारा खाना लगा हुआ होता है। उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा खुश लग रही होती है और वो कहती है, आज तो स्पेशल खाना बना है। रेंतारो थोड़ा हैरानी से पूछता है, इतना सारा खाना किस खुशी में। फिर वो अपनी मॉम को टीज करते हुए कहता है, आपको तो
यकीन ही नहीं हो रहा था ना कि मैं पास हो जाऊंगा। ये सुन के उसकी मॉम कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अपने बेटे पर भरोसा नहीं करती? मैं देख सकती हूँ कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो इतने टाइम से। फिर वो उसे छेड़ते हुए बोलती हैं, चलो अब सच सच बताओ कि तुम्हारे ये 59 मार्क्स कितने में से आए हैं, 200 में से या 300 में से? रेंतारो थोड़ा स्माइल के साथ कहता है 100 में से। ये सुन के उनकी मॉम का चेहरा एक सेकंड के लिए ब्लैंक हो जाता है और वो कहती हैं, सच में? उन्हें यकीन ही नहीं होता जब तक रेंतारो रिपोर्ट कार्ड लाकर उन्हें दिखा नहीं देता। उसकी मॉम फिर कहती है, मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, और वो बस इतना ही कहती हैं। रेंतारो थोड़ा शर्माते हुए जवाब देता है, इतने भी अच्छे मार्क्स नहीं है, आप इतनी छोटी सी बात पर खुश होना बंद कर दो। अब उसकी मॉम सीरियस होकर कहती है, बात ना मार्क्स की है ना पास फेल की, असल बात यह है कि जब तुम छोटे थे तो तुम बहुत ही जल्दी हार मान लेते थे और तुम किसी चीज पर टिकते नहीं थे, पर अब सब कुछ बदल गया है। तुम इस बार पूरे दिल से पढ़ाई कर रहे थे, जैसे किसी को कुछ प्रूफ करना हो। वो उसकी आंखों में देखकर बोलती हैं, इस बार तुमने हार नहीं मानी और बस यही बात मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। वो थोड़ा रुक कर कहती है, मैं तुम्हें जबरदस्ती कुछ कहने को नहीं बोलूंगी, पर अगर तुम चाहो तो तुम मुझे बताओ आखिर ऐसा क्या बदला। उसकी मॉम फिर से उससे पूछती है, क्या तुम अभी वोगरी के बारे में सोच रहे हो? रेंतारो चौंक जाता है और कहता है, मॉम आपको कैसे पता चला? उसकी मॉम कहती है, मैं तुम्हारी माँ हूँ रेंतारो, मुझे सब कुछ पता चलता है। तुम कब चुप हो जाते हो, कब तुम खो जाते हो और कब तुम क्या सोच रहे होते हो, सब मैं तुम्हारी आंखों से पढ़ लेती हूँ। वो प्यार से उसका सिर सहलाते हुए कहती है, तुम बहुत काइंड हो, तुम बहुत सॉफ्ट दिल के इंसान हो, तुम हर किसी के बारे में सोचते हो, यहाँ तक कि इतना ज्यादा सोचते हो कि खुद के लिए क्या सही है और क्या गलत ये डिसाइड नहीं कर पाते। फिर वो थोड़ी देर रुक कर कहती है, मैं ये नहीं कह रही कि तुम दूसरों की फिक्र करना बंद कर दो, पर बेटा ये मत भूलो कि तुम्हारी भी एक जिंदगी है और मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, क्योंकि एक माँ के लिए इससे ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं होता। अब नेक्स्ट सीन में हमें वही पुराना पार्क दिखाया जाता है जहाँ कभी वोगरी और सुबारू पहली बार मिले थे, वही जगह जहाँ सुबारू ने उसे उन बदतमीज लड़कों से बचाया था। अब उसी जगह पर सुबारू शांति से बैठी हुई किसी का इंतजार कर रही होती है। हवा हल्की चल रही थी और उसके चेहरे पर थोड़ी सी बेचैनी साफ नजर आ रही होती है। तभी दौड़ते हुए आती है वोगरी, थोड़ी घबराई हुई और थोड़ी थकी हुई। वो हाँफते हुए कहती है, माफ करना सुबारू, मैं थोड़ा लेट हो गई। लेकिन सुबारू कहती है, कोई बात नहीं, मैं भी बस थोड़ी देर पहले ही आई थी। और फिर वोगरी कुछ नोटिस करती है। वोगरी चारों तरफ नजर घुमाकर बोलती है, ये तो वही पार्क है ना जहाँ बचपन में खेला करते थे। और वो थोड़ी देर के लिए पुरानी यादों में खो जाती है। वो कहती है, अब तो मुझे याद भी नहीं कि मैं आखिरी बार यहाँ कब आई थी। फिर वो सुबारू की तरफ देखकर पूछती है, आखिर तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों? कल तो हमें स्कूल जाना था, तो ये बात तुम मुझे स्कूल में भी कह सकती थी, है ना? वो थोड़ा कंफ्यूज भी थी और थोड़ा परेशान भी। वो कहती है, मैं तो परेशान हो गई थी जब तुम्हारा मैसेज आया कि आज रात तुम मुझे यहीं मिलो। और यहीं पर एक चीज क्लियर हो जाती है, स्टेशन पर वोगरी को जो मैसेज मिला था वो रेंतारो का नहीं था बल्कि सुबारू का था। अब सुबारू थोड़ा सीरियस हो जाती है और कहती है, जो बात मुझे करनी है वो हम स्कूल में नहीं कर सकते, और वैसे भी कल तक मैं वेट नहीं कर सकती थी। फिर वो धीरे से कहती है, ये बात रेंतारो के बारे में है। रेंतारो का नाम सुनते ही वोगरी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। शायद उसे एक नाम ने ही उसकी रात को थोड़ी सी रोशनी दे दी थी। लेकिन अगली जो बात होने वाली थी शायद वो वोगरी के लिए इतनी अच्छी ना हो, क्योंकि सुबारू कहती है, उस दिन मैंने रेंतारो से बात की थी। अब कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ वोगरी सुबारू से माफी मांग रही होती है और सुबारू वो तो बस बच्चों की तरह रोए जा रही होती है। उसकी रोने की वजह ये थी कि उसने अपनी आंखों से वोगरी को मंकी बार से गिरते हुए देख लिया था और ये देखकर वो बुरी तरह डर गई थी। इतना डर कि खुद वोगरी जो गिरी थी वो भी इतना नहीं रो रही थी। वोगरी सुबारू को समझाने की कोशिश करती है कि अरे इसमें डरने की क्या बात है, मैं तो मंकी बार पर कितनी बार उलट पलट चुकी हूँ और एक दो बार गिर गई तो क्या हो गया। लेकिन सुबारू रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज ऐसी चीजें मत किया करो, तुम्हें पता है ना जब तुम्हारे साथ कुछ होता है तो मैं देख नहीं पाती। ये सुनकर वोगरी स्माइल करती है और वादा करती है कि ठीक है, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी। वो आगे कहती है, तुम वाकई में बहुत ही ज्यादा काइंड हो सुबारू, देखो ना तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, थैंक यू, और मेरी इतनी ज्यादा चिंता मत किया करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सब बातें प्रेजेंट वाली सुबारू याद कर रही होती है और उसके मन में आता है कि वोगरी सबसे अलग थी। वो सिर्फ देखने में सुंदर नहीं थी बल्कि चीयरफुल, स्ट्रॉन्ग और साथ में कूल भी थी। वो मेरी हीरो थी, एक ऐसे हीरो जिसकी बराबरी मैं कभी नहीं कर सकती। काश मैं भी उतनी स्ट्रॉन्ग बन पाऊं और उतनी ही खुश रह पाऊं जितना कि वो रहती है। पर अब मैंने अपने हीरो के साथ क्या कर दिया, ये सोचकर उसे ये बताने में बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ सुबारू वोगरी से कह देती है कि मैं उस दिन रेंतारो से मिली थी, जब तुम कॉफी शॉप में मिले थे तो मैंने तुम्हें देख लिया था और तुम्हारे जाने के बाद मैं रेंतारो के पास गई थी और उसे कह दिया था कि तुम आज के बाद वोगरी से कभी मत मिलना। वो रुकती है और धीमे से कहती है, हाँ मुझे पता है मैं बहुत ही ज्यादा मतलबी हूँ, पर प्लीज मुझे माफ कर दो। वोगरी अपने कानों पर विश्वास ही नहीं कर पा रही होती कि वो आखिर क्या सुन रही है। सुबारू तैयार थी क्योंकि उसे पता था ये सुनने के बाद वोगरी उसे बहुत ही ज्यादा नाराज होगी, पर वोगरी ने चैन की सांस ली और कहा, अरे मैं तो डर गई थी जब तुमने मुझे इतने अचानक से बुलाया था, पर ये क्या, बस इतनी सी बात। ये सुनकर सुबारू एकदम हैरान हो जाती है और वो सोच रही होती है कि ये क्या हो रहा है, इसे तो मुझ पर चिल्लाना था, लेकिन उल्टा ये तो कुछ कह ही नहीं रही है। चिल्लाना तो छोड़ो, वोगरी स्माइल के साथ बोलती है, मुझे पता ही नहीं था कि चिदोरी हाई स्कूल और क्योक्यो हाई स्कूल इतने बड़े दुश्मन हैं और मेरी वजह से इतना ड्रामा हुआ और मैं तो तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें इतनी दिक्कत हुई। वो आगे कहती है, और हाँ तुमने रेंतारो से कहा था ना कि वो मुझसे ना मिले, मैं जानती हूँ ये तुमने बस मुझे बचाने के लिए किया था। और सच में वोगरी पूरी
तरह गलत नहीं थी, ये सब सुबारू ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। वोगरी एक और हल्की स्माइल के साथ कहती है, माफ करना, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें फिर से टेंशन में नहीं डालूंगी, पर देखो मेरी हरकतों की वजह से तुम फिर से परेशान हो गई, मुझे सच में माफ कर दो। ये सब सुनकर सुबारू समझ नहीं पा रही होती कि आखिर वो मुझसे माफी क्यों मांग रही है। और फिर कहानी एक और फ्लैशबैक में चली जाती है। वो वक्त जब से सुबारू गिल्ट के साथ जी रही थी, जब से उसने रेंतारो से वो बात कही थी, वो वोगरी से थोड़ा दूर रहने लगी थी, बस इसलिए क्योंकि उसे डर था कहीं रेंतारो ने उसे ये सब सच्चाई बता ना दी हो। पर वोगरी का बिहेवियर जरा सा भी नहीं बदला, मानो उसे कुछ पता ही ना हो। तो इसका मतलब रेंतारो ने उसे कुछ बताया ही नहीं। और उस समय मैं सच में बहुत खुश थी, क्योंकि अगर रेंतारो ने उसे कुछ बताया नहीं तो मतलब वोगरी मुझसे नाराज नहीं होगी। पर फिर भी मैं इस गिल्ट के साथ नहीं जी पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने दोस्त को ही धोखा दे रही हूँ। हो सकता है रेंतारो उसे ये बात कभी ना बताए, पर ये बात मेरे दिल में हमेशा रहेगी। और यही वजह थी मैंने आज उसे यहाँ बुलाया, ताकि वो मुझ पर अपना पूरा गुस्सा निकाल सके और मुझ पर चिल्ला सके, मुझे मेरी गलतियों का एहसास दिला सके और मुझे बता सके कि मैं कितनी ज्यादा सेल्फिश हूँ। पर यहाँ उल्टा वो खुद मुझसे माफी मांग रही है। और हाँ, मैंने मन में सोचा था कि शायद वो मुझे माफ कर देगी, पर सवाल ये है क्या मैं खुद को माफ कर पाऊंगी? मैं अपने ही दोस्त को धोखा दे रही हूँ और देखो वो अभी भी मुझे ब्लेम नहीं कर रही। वोगरी हमेशा से ही ऐसी थी, उसे मानो दूसरों की गलतियां दिखाई नहीं देती। और मैं कभी भी इसकी तरह नहीं बन सकती। मैंने उसकी तरह बनने के लिए कितनी ज्यादा कोशिश की है। बचपन में मेरे बाल बहुत छोटे थे, पर वोगरी के लंबे बाल देखकर मैंने अपने बाल भी लंबे कर लिए। मेरे चेहरे पर हमेशा से एक सीरियस लुक रहता था, बस इसलिए ताकि मैं वोगरी को प्रूव कर सकूं कि मैं भी उतनी ही स्ट्रांग हूँ। लेकिन सच ये है आज भी मैं वही पुरानी बच्ची हूँ, वही कायर बच्ची जिसे रोने के अलावा कुछ भी नहीं आता। मैं चाहे जितने भी कोशिश कर लूं, मैं वोगरी के बराबरी कभी नहीं कर सकती। और सुबारू अपने आंसू रोक ही नहीं पाती। वो कांपते हुए कहती है, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ, पर देखो मैंने अब क्या कर दिया। मैं तुम्हारी लाइफ में बस एक मुसीबत बन रही हूँ। पर तभी वोगरी अचानक से उसके दोनों हाथ पकड़ लेती है और हल्के से कहती है, अब रोना धोना बंद करो और सुनो, हम इस पार्क में आई हैं, तो क्यों ना हम अपने बचपन में लौट चलें। और ये कहकर वोगरी मंकी बार पर चढ़ने लगती है। वो हंसते हुए कहती है, बचपन में मुझे इतना ज्यादा डर नहीं लगा, पर पता नहीं क्यों आज मुझे ज्यादा डर लग रहा है। सुबारू हैरान होकर कहती है, ये क्या कर रही हो? और वो उसे रोकने के लिए कहती है, अरे तुम्हारे कपड़े नए हैं, अगर तुम ऐसी करती रही तो वो गंदे हो जाएंगे। लेकिन वोगरी स्माइल करते हुए जवाब देती है, अरे भूल गई मैंने क्या कहा था, हम दोनों पास्ट में जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम अभी भी बच्चे हैं। और बचपन में हमें कभी इस बात की चिंता नहीं होती थी कि हमारे कपड़े कितने भी गंदे क्यों ना हो जाएं। लेकिन हाँ, घर जाने के बाद मॉम से बहुत ही ज्यादा डांट पड़ती थी, लेकिन फिर भी हमने कभी उस चीज की परवाह नहीं की थी। वो आगे कहती है, तो बस 2 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाओ और ऐसे सोचो कि हम फिर से छोटे बच्चे बन गए हों। फिर वोगरी पूछती है, क्या तुम्हें याद है जब बचपन में मैं मंकी बार से गिर गई थी? सुबारू हंसते हुए जवाब देती है, हाँ, जब तुम बस थोड़ा सा गिरी थी, पर मैं बिना वजह के रोने लगी थी। लेकिन तभी वोगरी उसे रोकते हुए कहती है, अगर मैं सच बताऊं तो उस दिन मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हुआ था, इतना ज्यादा कि मैं पूरे दिन रो सकती थी। सुबारू चौंक कर कहती है, क्या तुम ये बात कह रही हो? मुझे अच्छे से याद है, तुम तो उस दिन बिल्कुल भी नहीं रोई थी, बल्कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। वोगरी स्माइल के साथ कहती है, हाँ, पर उससे पहले कि मैं रोती तुम खुद रो पड़ी थी। तुम गॉड से प्रे कर रही थी कि प्लीज गॉड इसकी जान मत लो, अगर लेना ही है तो मुझे उठा लो। तुम ऐसे एक्ट कर रही थी मानो मैं मर ही जाऊंगी। ये सुनकर सुबारू बहुत एम्बैरेस हो जाती है। वो तुरंत बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वोगरी हंसते हुए कहती है, तू उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा काइंड थी। लेकिन सुबारू कहती है, नहीं, मैं काइंड नहीं हूँ, मैं तो बस तुझे प्रॉब्लम देती रहती हूँ। तब वोगरी कहती है, बचपन में जब मैं झूले से गिरी थी तूने मुझे ना डांटा ना कुछ उल्टा सीधा कहा, बल्कि तुम मेरे लिए रोई थी और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मैंने तुझे रुला दिया। सुबारू को ये जानकर काफी अच्छा लगता है कि वो रोई थी क्योंकि उसे वोगरी की सच में चिंता थी। और वोगरी भी दिल से खुश होती है कि सुबारू उसके साथ है और उसे सुबारू पर पूरा भरोसा है। उसके बाद सुबारू एक स्माइल करती है और उसे गले लगा लेती है। फिर वो बताती है कि मैंने रेंतारो से कहा था कि तुम्हारा एडमिशन स्कॉलरशिप की वजह से हुआ है और चूंकि वो चिदुर स्कूल का ही लड़का है इसलिए उसे नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मुझे पहले तुमसे पूछना चाहिए था कि तुम क्या चाहती हो। लेकिन वोगरी कहती है, मैं रेंतारो से मिलना चाहती हूँ। सुबारू फिर थोड़ी देर रुककर पूछती है, तो क्या तुम उसे पसंद करती हो? और वोगरी भी साफ साफ कह देती है कि हाँ, मैं उसे पसंद करती हूँ। सुबारू आगे बताती है कि जब मैंने रेंतारो को तुमसे मिलने से रोका था तो वो मुझसे माफी मांगने लगा और कहने लगा उसे ये सब नहीं हो पाएगा। उसके बाद सुबारू सोच में पड़ जाती है। उसे अभी खुद पर डाउट है क्या वो सच में काइंड है या नहीं, लेकिन वोगरी ने अभी कहा कि वो उस पर भरोसा करती है और यही बात सुबारू के दिल को छू जाती है। अब सुबारू भी डिसाइड करती है कि वो वोगरी के साथ रहेगी और उस पर पूरा भरोसा करेगी। अब नेक्स्ट सीन में दोनों साथ में वहाँ से निकल रही होती हैं, तभी अचानक वोगरी के फोन में एक मैसेज आता है और ये देखकर सुबारू एक्साइटेड होकर पूछती है, किसका मैसेज है? तो वोगरी स्माइल करते हुए कहती है कि रेंतारो का। दूसरी तरफ हम रेंतारो को देखते हैं जो अपने आप से कहता है, तो आखिरकार मैंने उसे मैसेज भेज ही दिया। असल में वो वोगरी से सुबारू के बारे में बात करना चाहता था। वो सोचता है कि शायद सुबारू नहीं चाहते कि वोगरी को पता चले कि हम दोनों ने बात की थी। उसके बाद रेंतारो के फोन में वोगरी का कॉल आता है और वो पूछती है, क्या ये बात करने का सही टाइम है? रेंतारो जवाब देता है, हाँ बिल्कुल। वो कहता है, मैंने तुम्हारे मैसेजेस का रिप्लाई दिया था और उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। लेकिन वोगरी तुरंत कहती है, इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है। फिर वो सीधे पूछती है, वो कौन सी इंपॉर्टेंट बात है
जो तुम्हें करनी थी। रेंतारो थोड़ा रुककर कहता है मुझे सुबारू से बात करनी है। फिर वोगरी बिना कुछ कहे सुबारू को फोन पकड़ा देती है और कहती है लो ये लो। अब सुबारू अपने कान में फोन लगाती है और धीरे से पूछती है तो क्या बात करनी थी। रेंतारो फोन पर बताता है कि मुझे उस दिन के बारे में बात करनी है जिस दिन हम कैफे में मिले थे। सुबारू फिर हल्की आवाज में पूछती है कल स्कूल के बाद फ्री हो, और उसके बाद रेंतारो मान जाता है। अब अगले दिन रेंतारो उसी डिसाइडेड जगह पर पहुंचता है जहां सुबारू उसका पहले से वेट कर रही होती है। रेंतारो हंसकर कहता है स्कूल के बाद यूनिफॉर्म में मिलना सही है ना। सुबारू कहती है हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबारू फिर उसे थैंक्स कहती है क्योंकि उसने खुद आकर बात क्लियर करने की कोशिश की। फिर रेंतारो परमिशन मांगता है और पूछता है क्या मैं वोगरी से मिल सकता हूँ। सुबारू कहती है क्या मैं उसकी माँ हूँ क्या जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। रेंतारो फिर सीरियस होकर कहता है मुझे पता है कि तुम्हारा स्कूल चिदुर स्कूल को हेट करता है। अगर मैं और वोगरी नहीं मिले तो इससे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं उसे मिलना चाहता हूँ। बस मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसे कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या किया जाए। सुबारू थोड़ी देर तक चुप रहती है और फिर कहती है मैं उस दिन बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो गई थी जब मैंने तुम्हें उसे मिलने से मना किया और तुमने जवाब दे दिया। क्या तुम अभी मुझसे नाराज हो। रेंतारो कहता है नहीं, उल्टा मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि तुम वोगरी की बहुत केयर करती हो और मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम्हें कोई दिक्कत हो, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। सुबारू बताती है कि मैंने वोगरी को सब कुछ बता दिया, कैफे वाली सारी बात। रेंतारो पूछता है क्या तुमने उसे मेरा जवाब भी बता दिया, लेकिन सुबारू कहती है अगर तुम स्कूल से बहुत ही ज्यादा दूर जाकर मिलोगे तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी अचानक एक फुटबॉल आकर रेंतारो से टकरा जाती है और एक लड़का दौड़ते हुए आता है और कहता है अरे आप दोनों तो वही हो ना जो उस दिन कैफे में मिले थे। और वो पूछता है कि आप ठीक हो, और रेंतारो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो लड़का क्यूरियोसिटी से पूछता है कि आप दोनों फ्रेंड्स हो, और फिर वो बिना कुछ कहे वहाँ से निकल लेता है। उसके जाने के बाद सुबारू अचानक से पूछती है क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। ये सुन के रेंतारो चौंक जाता है और कहता है तुम्हें पता है ना कि मैं चिदुरी स्कूल से हूँ। लेकिन सुबारू कहती है हाँ मुझे पता है। रेंतारो फिर पूछता है तो क्या कुछ हुआ है, लेकिन सुबारू एक स्माइल के साथ कहती है ये एक सीक्रेट है।